फर्स्ट ट्राइमेस्टर पहले 3 माह जो प्रेगनेंसी के होते हैं, वो कुछ लोगों के बहुत आसान गुज़रते हैं और कुछ लोगों के बहुत मुश्किल गुज़रते हैं और ये सब कुछ हॉर्मोन्स और प्रेगनेंसी रिलेटेड बॉडी की चेंजेस की वजह से हो रहा होता है। कहीं छोटी-मोटी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो आप खुद डील कर लेते हो, वही प्रॉब्लम सख्त हो जाएँ तो फिर हमारी हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपने पेशेंट्स को ये कहती हूँ कि जो भी हो सके आ सके तो मेरे पास प्रेगनेंसी से पहले आए। हम इनिशियल एक अल्ट्रासाउंड कर लें, अगर कोई एक्जिस्टिंग सिस्ट्स हैं या कोई एक्जिस्टिंग फाइब्रॉइड्स हैं, कोई प्रॉब्लम्स हैं, वो आइडेंटिफाई हो जाए और उसके बारे में डिस्कशन हो जाए, या अगर आपकी रूबेला वैक्सीन नहीं हुई, आपकी एंटीबॉडीज़ नेगेटिव हैं तो वैक्सीन करा दें। बाकी एक फोलिक एसिड शुरू करते हैं जो एक सप्लीमेंट ज़रूरी है बिफोर गेटिंग प्रेग्नेंट वी स्टार्टेड, बिकॉज इसकी ज़रूरत एक्चुअली अर्ली प्रेगनेंसी में होती है, जब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड वगैरह बन रहे होते हैं, दैट्स व्हेन दिस इज़ नीडेड। सो अगर आप प्री प्रेगनेंसी विजिट पे आ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो एक बात और मैं आपको ज़रूर कहूँगी इज़ टू रीड अबाउट प्रेगनेंसी, टू अंडरस्टैंड कि प्रेगनेंसी की नॉर्मल चेंजेस क्या होती हैं। आपको नॉर्मल पता होगा तो आपको पता होगा कि आपको हेल्प कब चाहिए। जब लोग जॉइंट फैमिलीज़ में रहते थे तो बड़े होते थे जो बताते थे कि भई ये ठीक है, इस पे परेशान ना हो, नहीं अब तुम डॉक्टर के चले जाओ। अब बहुत सारे कपल्स अकेले रह रहे होते हैं, डिफरेंट सिटीज़ में रह रहे होते हैं और बच्चियाँ घर पे अकेली होती हैं, परेशान हो रही होती हैं। हस्बैंड्स भी इनएक्सपीरियंस्ड होते हैं, स्पेशली जो फर्स्ट टाइम पेरेंट्स होते हैं। तो उनको चाहिए कि अपनी प्रॉब्लम के टाइम चैट जीपीटी या एआई से पूछने से बहुत बेहतर है कि आप पहले से अपने आप को एजुकेट करें नॉर्मल और एबनॉर्मल के बीच में। वाई? बिकॉज अगर आप एक कमर की दर्द का चैट जीपीटी से पूछेंगे तो वो तो आपको कहेगा कि ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, और खुदा न खास्ता कैंसर भी हो सकता है, लाइक जो रिमोट पॉसिबिलिटीज़ हैं। सो वंस यू एजुकेटेड योरसेल्फ, फिर आप प्रेग्नेंट होते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, इट्स अ हैप्पी टाइम। फर्स्ट टाइम पेरेंट्स, बहुत उनके लिए नई चीज़ें हो रही होती है, हर चीज़ पे थोड़ी बहुत एंग्जाइटी भी हो रही होती है, फ़िक्र भी हो रही होती है खुशी के साथ साथ। तो कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स का मैं जिक्र करती हूँ ताकि यू नो कि उसकी ये सब हार्मोनल इश्यूज़ की वेरिएशंस हैं। फॉर एग्जांपल नोज़िया, जो कि हल्का फुल्का है, टेस्ट की चेंजेस हैं, फ्रॉम सिवियर वॉमिटिंग, उधर से चले और टू सिवियर वॉमिटिंग, दे कैन बी एट हॉस्पिटल एडमिशन की ज़रूरत पड़ जाती है। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट नोज़िया। नोज़िया कैन बी वेरी माइल्ड, विच इज़ आप हैंडल कर लेते हो थोड़ा बहुत अपनी खुराक एडजस्ट करके, और इतना सिवियर हो सकता है कि आपको हॉस्पिटल एडमिशन की ज़रूरत पड़े। ओके, सो हम शुरू किस तरह से करते हैं, आपको डाइटरी चेंजेस बताते हैं। स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स आप लें, थोड़ा थोड़ा खाते रहें, थोड़ा थोड़ा पानी सिप करते रहें, फ्लेवर्ड पानी सिप करते रहें, क्योंकि फ्लेवर्ड पानी से कि एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होती है। और फिर आपके अगर इससे नहीं मैनेज होता तो आपकी कंसल्टेंट आपको हो सकता है माइल्ड वॉमिटिंग की दवाई दें, उससे ज़्यादा सख्त दवाई दें, फिर उससे ज़्यादा सख्त दवाई दें, और हो सकता है एडमिट कर लें, और एडमिट करके कई दफ़ा बिल्कुल खाली पेट करके और फिर मैनेज करना शुरू करते हैं, और फिर आहिस्ता आहिस्ता खुराक री-इंट्रोड्यूस करते हैं। एक और जो कॉमन प्रॉब्लम होती है ये कि थकान होना, फटीग होना, चक्कर आना, डिज़ीनेस, इसके साथ ही आपकी बॉडी में एकसन पेन्स हो रही हैं, जोड़ भी दुख रहे हैं, बैक भी दुख रही है, ये सब हार्मोनल चेंजेस हैं। अगर आपको डिज़ीनेस ज़्यादा है तो कुछ मीठा खा लें, कुछ पानी पी लें, कुछ आप ओआरएस भी ले सकते हैं अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा नहीं है, और उसके साथ आप थोड़ी देर लेट जाए, डिज़ीनेस बेहतर होती है तो गेट ऑन विद योर डे। अनदर कॉमन प्रॉब्लम जो कि पेशेंट के लिए भी प्रॉब्लम होती है पर उसके फैमिली के लिए ज़्यादा होती है इज़ मूड स्विंग्स। इरिटेबिलिटी होती है, मूड स्विंग्स होती हैं। फैमिली वालों को अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, स्पेशली हस्बैंड को, कि इस वक्त उसका खामोश रहना उसके लिए बेहतर है। इस वक्त ये कहना तुमने मुझे ये क्यों कह दिया, तुमने मूड क्यों ख़राब किया हुआ है, डोंट डू दैट। उस वक्त ऑलरेडी उसके हार्मोन्स इतने बदल रहे हैं, ठीक है। देन अनदर प्रॉब्लम इज़ रेस्टलेस लेग सिंड्रोम, जिसमें बेचैनी होती है स्पेशली सोते हुए टांगों में। डिहाइड्रेशन से भी होती है, इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस से भी होती है। अगर आप अपनी फ्लूइड इनटेक अच्छी रखें, आपका बीपी ठीक है, तो आप ओआरएस, लेमनेड विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, दही, लस्सी, ये सारी चीज़ें लें। कभी कभी आपकी कंसल्टेंट हो सकता है आपको कोई बी कॉम्प्लेक्स दे दें, कोई आयरन सप्लीमेंट दे दें, क्योंकि मैं अभी फर्स्ट ट्राइमेस्टर की बात कर रही हूँ। इसमें हम जनरली जो लोग पूछते हैं कि व्हाट आर द सप्लीमेंट्स टू बी टेकन इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, आई टेल देम ओनली टेक फोलिक एसिड। रेस्ट
बहुत सारी चीज़ें बहुत सारे जगहों पर बता रहे होते हैं कि जी आप ये ओमेगाज़ ले लें तो वो ले लें, पर हमारी गाइडलाइन सिर्फ यही कहती है कि फॉलिक एसिड लें, और फॉलिक एसिड की 2-3 स्ट्रेंथ्स रिकमेंडेड है, और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेड है जब कुछ पर्टिकुलर हिस्ट्री हो, तो वो फिर देन योर कंसल्टेंट टेल्स यू। एंड अगर आप प्री प्रेगनेंसी विजिट पे जाएंगे और आपकी कोई हाई रिस्क फैक्टर होगी तो आपको हायर डोज पे फॉलिक एसिड शुरू की जाएगी। देन अनदर इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम दैट हैपन्स इज़ कॉन्स्टिपेशन, क्योंकि अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्योंकि खाना पीना कम होता है तो कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा होती है। देन इससे लेटर ऑन हेमोरॉइड्स और एनल फिशर्स हो सकते हैं, जो कि बड़ी तकलीफदेह चीज़ें होती हैं और जो कि प्रेगनेंसी के और डिलीवरी के बाद भी प्रॉब्लम्स रह सकती हैं। तो कॉन्स्टिपेशन के लिए क्या ज़रूरी है कि आप फाइबर लें और फ्लूइड लें। दोनों चीज़ें, फाइबर और फ्लूइड, आपको फ्रूट्स में मिलेंगे। अलग से फ्लूइड इनटेक लें और अलग से फाइबर लाइक एस्पोगोल अगर लेना है तो सिर्फ तब लें अगर आप पानी की फ्लूइड्स की इनटेक अच्छी रख रहे हैं। अब हाइड्रेशन इन प्रेगनेंसी कैसे करें? आपने गर्मियों में 3 लीटर तक और सर्दियों में 2.5 लीटर्स फ्लूइड्स लेनी है, और इसमें चाय, कॉफ़ी और कैफिनेटेड ड्रिंक्स नहीं है। आपने लेनी है जस्ट प्लेन वाटर या फ्लेवर्ड फ्लूइड्स हों, और या आपके पास जूसेस का ऑप्शन है। फ्लेवर्ड फ्लूइड्स एब्जॉर्ब बेहतर होती है, लस्सी का भी ऑप्शन है। इस तरह से आप ये सारी चीज़ें, लेमनेड वगैरह ले सकते हैं, बट कोशिश करें कि अपनी हाइड्रेशन अच्छी रखें। फिर एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि डाइट इन प्रेगनेंसी क्या होनी चाहिए? डाइट इन प्रेगनेंसी मीन्स कि आप हर थोड़ी देर बाद कुछ खाते पीते रहें, पर जो नॉर्मल खुराक है, क्योंकि आप बीमार नहीं हैं, आप प्रेग्नेंट हैं, आपकी बॉडी बदली ज़रूर है बट इट्स नॉट डिजीज़। सो जो आप नॉर्मल खाते पीते हो 100-200 कैलोरीज एक्स्ट्रा लेनी है, 2 बंदों का नहीं खाना पीना। सो एक और जो प्रॉब्लम कॉमनली आती है जिसके लिए पेशेंट्स बहुत रजू करते हैं, इस हेडेक, एंड स्पेशली जिनको पहले माइग्रेन हो उनको वो एपिसोड्स होने लगती है, स्पेशली इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। और क्यों ट्रिगर होती है? क्योंकि बीपी वगैरह और शुगर ऊपर नीचे जा रहा होता है। सो जब मैंने आपसे डाइट का जिक्र किया और हाइड्रेशन का जिक्र किया, वो इसीलिए किया, इफ़ यू आर मेंटेनिंग रेगुलर हाइड्रेशन एंड रेगुलर डाइट, तो फिर आपकी माइग्रेन्स वगैरह भी ट्रिगर नहीं होंगी। नाउ कम्स दी और क्या प्रॉब्लम्स प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होती हैं। एक वो प्रॉब्लम्स होती हैं जो डिजीज़ेस पहले से मौजूद है, जब आप प्री प्रेगनेंसी विज़िट किया या आप किसी से डायग्नोज हुए। फॉर एग्जांपल, किसी का पहले से ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, किसी की पहले से शुगर ज़्यादा है, किसी को कोई डिप्रेशन एंटी डिप्रेसेंट्स ले रहा है, कोई एंटी एंग्जाइटी ले रहे हैं, किसी के कोई भी और प्रॉब्लम डायग्नोज है, तो इनकी मैनेजमेंट प्लान एक्चुअली कंसीव करने से पहले मेडिकेशंस चेंज की होती हैं, कई मेडिकेशंस, सो दैट प्रेगनेंसी सेफ मेडिसिन की तरफ शिफ्ट किया जाए बिफोर pregnancy happens. So if you know you have a problem and you want to get pregnant, तो पहले से अपने कंसल्टेंट से बात करें और आप फिगर आउट करें कि आपकी कौन कौन सी दवाइयाँ चेंज करने की ज़रूरत है और नई दवाइयों की नई डोजेस पे एडजस्ट हो जाएं बिफोर यू गेट प्रेग्नेंट। अगर आप पहले से नहीं चेंज की तो एज सून एज यू नो यू आर प्रेग्नेंट, आप अपने ऑब्स्टेट्रिशियन से भी बात करें, लेकिन अपने जो स्पेसिफिक कंसल्टेंट है जो आपकी दवाइयाँ दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल डायबिटीज़ की दे रहे हैं, ब्लड प्रेशर की दे रहे हैं, डिप्रेशन की दवाई दे रहे हैं, उनसे पहले ही मुलाकात करें एज सून एज यू नो यू आर प्रेग्नेंट, ताकि वो दवाइयाँ एडजस्ट कर दें। नाउ वी कम टू व्हाट अदर प्रॉब्लम्स कैन हैपन इन प्रेगनेंसी। अब ये पहले जो मैंने जिक्र किया वो बहुत कॉमन है, बट कुछ और प्रॉब्लम्स हैं जो शायद इतनी कॉमन नहीं है बट हो जाती हैं। मसलन दांत का दर्द। प्रेगनेंसी में दांतों का दर्द काफ़ी कॉमन होता है, और स्पेशली अगर आपने पहले अच्छे दांत मेंटेन नहीं किए और आपकी कोई कैल्शियम की डेफिशिएंसीज नहीं है, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, पर लेटर ज़्यादा होती है। गम्स की ब्लीडिंग, नाक से ब्लीडिंग, ये भी कॉमन प्रॉब्लम्स हैं। ये डिजीज़ेस नहीं है, ये कॉमन प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। इनके लिए आपने इंडिविजुअल स्पेशलिस्ट के पास जाना है और वो आपकी प्रॉब्लम का हल देंगे। फॉर एग्जांपल, नेज़ल ब्लीड ज़रूरी नहीं कि हाई ब्लड प्रेशर से हो, लोग डर जाते हैं कि इसका मतलब हाई ब्लड प्रेशर हो। प्रेगनेंसी में वेसल्स ज़रा ब्लीड ज़्यादा करती हैं, तो ENT के जाएँ, वो थोड़ा बहुत उसको कॉटरी शॉटरी कर देते हैं, सेट हो जाता है, कोई परेशानी की बात नहीं है, ठीक है। सो जो और प्रॉब्लम्स आती हैं ना प्रेगनेंसी की, वो हैं जो मौसमी भी हो सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ज़ुकाम, खांसी, एलर्जीज़, क्या दवाई लेनी है क्या नहीं लेनी है। देयर आर सेफ मेडिकेशंस, बट यू हैव टू टॉक टू योर डॉक्टर और योर स्पेशलिस्ट। और इसी तरह से किसी गैस्ट्रोएंटराइटिस, डायरिया
हो जाता है। आपने इनिशियल फर्स्ट लाइन मेजर ये लेना है कि आप जब तक डॉक्टर से नहीं बात करते ORS पीना शुरू कर दें और सॉफ्ट डाइट शुरू कर दें। बाकी अगर आपको फीवर हो रहा है या डायरिया एक आध दिन में सेटल नहीं हो रहा है तो देन यू मस्ट गेट टू द हॉस्पिटल, ठीक है। ये तो वो प्रॉब्लम्स हैं जो हम प्रेगनेंसी में होती हैं। फिर कॉमन क्वेश्चन इज़ कि हमें वेट गेन कितना होना चाहिए इन प्रेगनेंसी। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इवन वेट लॉस हो जाता है, परेशान मत हो। सेकेंड थर्ड ट्राइमेस्टर में यू हैव टू गेन वेट, बट वो भी आपने ½ kg पर वीक से ज़्यादा नहीं गेन करना। यू शुड बी गेनिंग 200-300 ग्राम्स पर वीक। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर बहुत ज़्यादा वेट लॉस हो रहा है, येस वी गेट वरीड एंड वी हेल्प, हम आपको न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स वगैरह देते हैं, बट वो तभी होगा ना जब आप बहुत ज़्यादा नॉजिया और वॉमिटिंग के साथ हो, तो उसको मैनेज करना ज़रूरी है। देन अनदर क्वेश्चन इज़ कि विच exercises to do in pregnancy in the first trimester. You get to know you're pregnant, तो अब क्या करना है? जो आपने नहीं करना वो ये कि अगर आप पहले हाई इम्पैक्ट एक्सरसाइजेस कर रहे थे, जॉगिंग कर रहे थे या हाई इम्पैक्ट एरोबिक्स या कुछ भी, वो बस कर देना है, उसको स्टेप इट डाउन। रनिंग करते थे, वॉक पे आ जाओ, यू नो दैट वे। अगर आप बहुत ज़्यादा पावर लिफ्टिंग कर रहे थे, उसको भी स्टेप इट डाउन। आप सेफ एक्सरसाइजेस क्या है? वॉक, स्विम, स्ट्रेच, ये तो सेफ है। इससे ज़्यादा कुछ करना है तो आइदर आपको पता होना चाहिए कि कैसे करना है या आपके साथ ट्रेनर होना चाहिए जो आपको गाइड करे कि कैसे करना है। एक्सरसाइज इज एक्सेलेंट बट यू हैव टू नो एग्जैक्टली व्हाट यू आर डूइंग, ठीक है। हील से भी मना करते हैं, एक्सरसाइज के बारे में जो बात करी उसी का हिस्सा है। हील से भी मना करते हैं, क्यों? ये तो नहीं कि हील पहनने से खुदा ना खासा कोई मिसकैरेज हो जाएगा, बट क्योंकि जॉइंट्स बहुत फ्लेक्सिबल होने लग जाते हैं हार्मोन्स की वजह से और बहुत जल्दी स्प्रेन्स आ जाते हैं, ज़्यादा इंजरी आ जाती है। सो जो चीज़ आपकी नॉन प्रेग्नेंट हालत में एक पाँव अगर मुड़ेगा वो हल्का सा दुखेगा तो प्रेगनेंसी में एक सीवियर स्प्रेन आ सकता है। सो हील्स वगैरह भी इसीलिए मना करते हैं। इसी तरह से जो आप वेट ट्रेनिंग पहले कर रहे थे आप उस वेट के साथ करेंगे तो आप अपने आप को डैमेज कर सकते हैं। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड योर बॉडी इज़ चेंजिंग एंड यू हैव टू मेक श्योर कि आप वो चीज़ें करें जो आपकी बॉडी हैंडल कर सकती है। और अगर आपको नहीं पता तो डोंट डू इट, ऑलराइट। सो आई हैव टॉक्ड अबाउट सप्लीमेंट्स बट लेट मी ऐड समथिंग। आपकी अगर आयरन कम भी है, आपकी अगर हीमोग्लोबिन कम भी है, इफ़ यू आर नॉट रियली हैविंग एक्टिव प्रॉब्लम्स तो सप्लीमेंट्स 4th मंथ से पहले हम नहीं शुरू करते। नाउ एक कॉमन प्रॉब्लम जो आई वांट टू टॉक अबाउट नाउ इज़ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस का फूलना। ये मुझे पहले याद नहीं आई थी इसलिए अभी बात कर रही हूँ। सो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ इज़ वेरी कॉमन। उसका सबसे बड़ा वजह जो होती है वो प्रोजेस्टेरॉन है, जो हार्मोन है प्रेगनेंसी का। ये आपको एहसास देते कि जैसे आपको सांस नहीं आ रहा, आप बैठते हो, आप लंबा सांस लेते हो, यू फील बेटर। बट शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ अनीमिया से भी होती है। जब हम आपके बाद में HP चेक करते हैं और फिर उसमें आयरन सप्लीमेंट्स देते हैं तो वो भी बेहतर हो जाता है। एक और जो कॉमन प्रॉब्लम है पैल्पिटेशन, हार्ट बीट आपको महसूस होती है, धक 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 धक। प्रेगनेंसी में हो सकती है, चेंजेस का हिस्सा है, थोड़ी बहुत हो जाती है। बट अगर ज़्यादा पैल्पिटेशन है तो आप ट्राई करो डीप ब्रीथिंग, राइट। अगर डीप ब्रीथिंग के बाद भी नहीं सेटल होती, नेक्स्ट व्हाट यू डू इज़ यू गेट टू द हॉस्पिटल, ECG कराते हो और एक मेडिकल कंसल्ट कर लेते हो। क्यों? कुछ हार्ट डिसीजेज होती हैं जो डायग्नोज ही जब प्रेगनेंसी का लोड आता है तो तभी डायग्नोज होती हैं, राइट। सो इस वक्त अगर पैल्पिटेशन परसिस्ट कर रही है और ब्रीदिंग से नहीं सेटल हो रही तो गेट एन ECG एंड सीक मेडिकल एडवाइस, ठीक है। नाउ ट्रैवल फर्स्ट ट्राइमेस्टर में करना है कि नहीं? इट्स बेस्ट नॉट टू ट्रैवल। आपको कोई स्पॉटिंग ब्लीडिंग हो गई, आप कहीं और शहर में बैठे हो तो किसके पास जाओगे? या तो ये डिसाइड करके जाओ, और दूसरा अगर वहाँ स्पॉटिंग ब्लीडिंग हो गई और फिर उधर कह दिया कि अब आप वापस नहीं जा सकते तो कहीं रह सकोगे? दीज आर द रीजंस आई डिस्करेज माई पेशेंट्स फ्रॉम ट्रैवलिंग। ये तो सिर्फ फर्स्ट ट्राइमेस्टर के इश्यूज़ हैं, लेटर और प्रॉब्लम्स भी होती हैं। सो इफ़ यू हैव टू ट्रैवल मेक श्योर आप अपनी डॉक्यूमेंट्स की कॉपी कैरी करें और जहाँ जा रहे हैं आपको पता हो कि वहाँ किसके पास जाना है, ठीक है। सो व्हेन शुड यू फर्स्ट विजिट योर डॉक्टर? एज सून एज यू नो यू आर प्रेग्नेंट चले जाओ। इसकी एक वजह है, कई लोग कहते हैं 2-3 हफ्ते बाद जाओ। एक्टॉपिक प्रेगनेंसी, जो प्रेगनेंसी यूट्रस के बाहर होती है, वो
इतने दिन तक रप्चर हो जाती है. सो द सूनर यू गेट टू योर डॉक्टर, वो एक दफ़ा लोकलाइज कर लें कि प्रेगनेंसी यूट्रस में है. उसके बाद नेक्स्ट विजिट बेशक महीने बाद करो, राइट. सो अर्ली विजिट इज़ अ गुड आइडिया. मैं इनकरेज करती हूँ क्योंकि आई वॉन्ट टू नो द प्रेगनेंसी इज़ इन द यूट्रस, और उसके बाद सुकून से आओ. टेस्ट प्रेगनेंसी में हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एक सेट करते हैं, और एक 11 to 13 वीक्स में एक अल्ट्रासाउंड होता है जो कि एंटी स्कैन होता है, जो एक पर्टिकुलर एबनॉर्मलिटी डिटेक्ट करता है. अगर आपने वो जेनेटिक स्क्रीनिंग करानी है तो आपको अपने डॉक्टर को रिक्वेस्ट करना होगा. हमारे यहाँ नेशनल प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है NIPT, जो फ्री फीटल DNA की डिटेक्शन है वो मदर के ब्लड से होती है, बट वो आप रिक्वेस्ट करोगे तो आपको ऑफ़र कर दी जाएगी. एवरीथिंग is not this is not done as a routine in our country, and it is not offered by us, it is chosen by you. And especially अगर आपकी हम फैमिली हिस्ट्री लेते हैं और उसमें कोई डाउन सिंड्रोम वगैरह है तो फिर कम्बिनेशन ऑफ दैट स्कैन 11 to 13 वीक स्कैन प्लस NIPT या फ्री फीटल DNA हमें बता देता है आपका रिस्क कितना है ऑफ योर बेबी हैविंग डाउन सिंड्रोम, एंड देन वी ऑफर फर्दर टेस्टिंग. सो आई थिंक आई हैव कवर्ड जस्ट अबाउट एवरीथिंग. मैं इस पे सोच रही थी कि मैंने कुछ और रह तो नहीं गया. एनीवे, इफ़ यू थिंक कि मुझे कुछ और इसके बारे में फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बारे में कोई और बातें करनी है तो प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट्स. आई विल मेक अनदर वीडियो टेकिंग योर कमेंट्स एज माई इंस्पिरेशन. मैं एक और वीडियो बना दूंगी बिकॉज मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को समझ आए कि ये सारी चीज़ें काफ़ी हद तक आपने खुद हैंडल करनी होती है बाय रिमेनिंग काम, बाय रिमेनिंग रिलैक्स्ड. हाँ, वन थिंग आई फॉरगॉट टू मेंशन, स्पॉटिंग. फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर स्पॉटिंग हो तो पैनिक नहीं करना है, आराम से रेस्ट करना है. बिकॉज जब आप अस्पताल उसी टाइम भागोगे वो स्पॉटिंग ब्लीडिंग में बढ़ जाएगी. जैसे कोई ज़ख्म है, हिलता है चलता है तो बढ़ जाता है ना. सो बेटर टू जस्ट टेक रेस्ट एंड गो टू योर डॉक्टर द नेक्स्ट डे. बट अगर स्पॉटिंग से ज़्यादा, पीरियड से ज़्यादा ब्लीडिंग या क्रैम्प्स भी हो रहे हैं तो चले जाओ हॉस्पिटल. मे बी द डॉक्टर्स ऑन ड्यूटी कैन गिव यू इंजेक्शंस टू सेव द प्रेगनेंसी. सो you have to see how much bleeding there is. ठीक है. So I think now I've covered everything, but I'm just a human. I think I may have missed some things that आप लोग शायद सजेस्ट करें तो मुझे उन पे मैं बात कर लूँगी. लॉन्ग फॉर्म वीडियो बना दूँगी या मैं आपको इस तरह से शॉर्ट रील्स में उनके जवाब दे दूँगी. बट प्लीज़ अंडरस्टैंड, I've covered a lot of topics इंडिविजुअली इन रील्स. और आपको अगर आप मेरी चैनल में देखें ना तो जो प्लेलिस्ट हैं वो बहुत सारे उनमें प्रेगनेंसी के टॉपिक्स इंडिविजुअली भी कवर हुए. एंड आई बीन डूइंग दिस नाउ फॉर अ वाइल. मे बी यू फाइंड सम ऑफ थिंग्स रिपीटेड बिकॉज वो रील्स मैं फिर से बनाती हूँ बिकॉज लोग जाके पिछली रील्स में देखते नहीं और बार बार सवाल पूछते हैं. सो आई होप यू हैव लर्न समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो. डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन. See you guys again.